डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया था तो कॉन्सेप्ट सारे हमारे हो गए थे। ठीक है, सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बता दी गई थी, सरफेस टेंसर से रिलेटेड जो भी है। आपको बोला था बेटा क्या कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने के लिए, जिस पे मेनली आपको पुटअप किए जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन इस यूनिट से। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट कल से बेटा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक, कल से अगला चैप्टर हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा चीज़ों को, ठीक, जैसे जो चैप्टर आपको स्टार्ट होना रहा करे उसको पढ़ के रखा करिए बेटा, तो वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो कल का जो यूनिट होगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे फिलहाल। अभी आज इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कल वाला फिर कल देखा जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा उसको पढ़ डालेंगे और इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आपके हैं, जो भी आपने बुक रखे होंगे उसमें क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। ठीक, तो हम जो मोस्टली का क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं उन चीज़ों को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक तो स्टार्ट किया था तभी बताया था बेटा। ठीक है, थ्योरेटिकल इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस यूनिट से। न्यूमेरिकल तो बनते बनते हैं कुछ, और साथ में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे एक आपका होता है स्पेरिकल शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, रेन ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, जो भी आपको पूछा जाता है तो उसका बेटा स्फेरिकल शेप का जो कॉन्सेप्ट आपका होता था ड्यू टू किसकी वजह से, जैसे ऑप्शन बना दिया अगर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन। ठीक है, आप ले ग्रेविटी हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसे कंडीशन में जो होते हैं सरफेस, जो करेक्ट आंसर होता है स्फेरिकल शेप होने का, वो आपको पहले ही जब शुरू किया था तभी बताया था, सरफेस टेंशन। इसका जो रीजन आपका होता है बेटा वो क्या होता है आपका, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से आपका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इस पर भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। अगर किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन टेम्परेचर को बेटा आप राइज करते हो, कोई भी अगर आपका लिक्विड है उसके सरफेस टेंशन को आप बढ़ाते क्या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बेटा। जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू घट जाती है, यानी कि जो हमारे उनके बीच लगने वाला कोहेसिव फोर्सेस होती है वो डिक्रीज कर जाती है। और जब ये डिक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन हमारा सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होती है वो रिड्यूस कर जाती है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या डिक्रीज है, जो सरफेस टेंशन की वैल्यू आपकी होती है लिक्विड का वो डिक्रीज कर जाता है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपको समझाया था बेटा कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं, ठीक, कॉटन के कपड़े होते हैं, अगर आप उसको इसमें थोड़े से गर्म पानी में धुलते हैं तो ज़्यादा क्लींसिंग एक्शन आपका होता है, यानी ज़्यादा साफ होते हैं। ठीक, और अगर आप उसको ठंडे पानी में धुलेंगे तो रिलेटिवली कम आपका होता है। उसका रीजन वही होता है, जब टेम्परेचर आप राइज करते हो सरफेस टेंशन घट जाता है। ठीक है, इसीलिए आपके कपड़े ज़्यादा साफ होते हैं। लेकिन सारे कपड़े को आप बेटा गर्म पानी में नहीं धुल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कंडीशन होता है, इसीलिए मोस्टली हम लोग कॉटन के जो कपड़े होते हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता है, वह क्या वार्म वाटर में। ठीक, तो ये तो केस आपका हो गया। इसका बेटा क्या होता है, कैसे होता है, एक टर्म पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने समझाया था पीछे। अगर दो ड्रॉप, ठीक है, दो ड्रॉपलेट हैं, अगर दो लिक्विड के ड्रॉपलेट हैं, ठीक है, मान लिया उनका एक का रेडियस आपने R1 ले लिया बेटा, दूसरे का रेडियस R2 ले लिया, दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए, मर्ज करके एक लार्जर हमारा क्या होगा ड्रॉपलेट बनाया जाए, तो इस कंडीशन में अगर दोनों को मर्ज करके बड़ा ड्रॉपलेट बनाएंगे बेटा, तो उस कंडीशन में बोला जाता है जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होगी। हम लोगों ने सरफेस एनर्जी पढ़ा था पीछे, कॉन्सेप्ट पढ़ा था सरफेस एनर्जी, उसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये है, उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग का क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या है, इफ टू ड्रॉपलेट आर मर्ज टू फॉर्म ए लार्जर ड्रॉप। अगर दो ड्रॉपलेट को मर्ज करके बेटा, ठीक है, एक बड़ा ड्रॉप आपका फॉर्म करते हैं, ठीक है, लार्जर ड्रॉपलेट फॉर्म करते हैं, देन इन दिस प्रोसेस बोला जाता है बेटा एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी आपकी बेटा रिलीज होगी, पहला कंडीशन। दूसरा आपका होता है एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी इस प्रोसेस में बेटा आपका एब्जॉर्ब होगा। तीसरा कंडीशन होता है नाइदर एनर्जी इज लिबरेटेड नॉर एब्जॉर्ब, ना तो एनर्जी लिबरेट होगा बेटा ना एब्जॉर्ब होगा। अगला होगा सब मास, ठीक है, ठीक, जो कंडीशन आपका होगा सब मास इज कंजर्व इनटू एनर्जी, सब मास इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी, यानी कुछ मास जो आपका होगा उन ड्रॉपलेट का वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे कैसे होता क्या है, सुन लीजिए बाबू, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा इसका देख लेंगे आप। ऐसे अगर दो ड्रॉप्स हैं, एक की रेडियस आपका R1 है, ठीक, दूसरे की रेडियस आपकी R2 है। एक का रेडियस आपका R1 है और दूसरे का रेडियस आपका सपोजेट R2 है। ये इस केस में चूंकि बाहर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक?
और हम लोगों ने बोला था हमेशा कॉनकेव साइड में बेटा प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो लार्ज होती है, अंदर की तरफ प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो हाई होती है। तो अंदर की तरफ जो प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पी की जो वैल्यू होगी, इसमें पी की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट प्लस, क्योंकि बाहर भी एयर है और अंदर भी एयर है, ये स्वैप बबल वाली कंडीशन है। ठीक, अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, तो इस केस में 40/R आप R1 हो गया पहले वाले का। इसको प्रेशर P1 ले लेते हैं। यहाँ प्रेशर अगर बेटा P2 ले लेते हैं तो P2 के लिए रिलेशन बनेगा P नॉट प्लस 40 कितना R2। तो अंदर की तरफ प्रेशर एक्सेस होते हैं। अब इस केस में क्या होता है, जब ऐसे दो को आप मर्ज करके एक लार्जर हम लोग क्या कर देते हैं, बना लेते हैं, लार्जर बनता है, तो इसकी रेडियस सपोज दैट R है। कितनी रेडियस आ रही है बेटा, R रेडियस। अगर R रेडियस का बिगर हमारा डॉप बन रहा है ये दोनों स्मॉलर डॉपलेट के मर्जिंग से, तो इस केस में जो रिलेशन हमारा बनता है बेटा कि इसका रेडियस जो होता है, जो इसका रेडियस आएगा, तो इस केस में अगर आप लेते हैं यहाँ भी हमारा बाहर आपका पी नॉट होगा, तो इसके लिए हम लोग P3 ले लेते हैं। इसकी वैल्यू पी नॉट प्लस 4t अपान यहाँ पे हमने ले लिया R है। ठीक, क्या ले लिया हमने, R ले लिया। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो सिचुएशन हमारी बन रही है, देखो इन दोनों का सम जब कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देखो पी नॉट पी नॉट पी नॉट सभी में कॉमन है। ठीक, तो उस केस में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा, मर्ज कर लेते हैं, इन दोनों क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आपका आएगा P1 और P2 का जो प्रेशर डिफरेंस आपका होगा, अगर हम लोग निकाल लेते हैं बेटा, अगर P1 और P2 को क्या कर ले, प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू निकाल ले, तो कितना आपका आएगा। जैसे यहाँ पे रेडियस R1 की वैल्यू हमने बड़ा लिया, R1 की वैल्यू बिगर लिया, R2 की वैल्यू स्मॉलर लिया है, या इसको बिगर ले लिए, इसको स्मॉलर ले, कोई भी एक कर सकते हैं, R1 R2 जो भी आपने कर लिया, जिसके टर्म में भी आप ले रहे हो। तो डेल्टा पी की वैल्यू अगर इन दोनों से निकालोगे, इनका दोनों डिफरेंस जो होगा, ठीक है, वो P1 डिफरेंस P2 के क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। P1 डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, P2 के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपको यहाँ से निकालना होता है बेटा, इन दोनों से रिलेट करके डेल्टा पी की वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू R1 की वैल्यू बड़ी है R2 की वैल्यू, ऐसा करते हैं इसको हम लोग बेटा R2 ले लेते हैं, इसको R1 कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि R1 R2 के टर्म में लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी चीज़ें वही। तो यहाँ डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ये फैक्टर दोनों बराबर है, तो R1 यहाँ पे छोटा हो गया, R2 बड़ा हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 माइनस P2, और ये वैल्यू आएगी P नॉट प्लस 40/R1, P नॉट प्लस 40/R1, P नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 40/R1 माइनस 40 बेटा R2 आ जाएगा। 40 आपका कॉमन होगा, 1/R1 माइनस 1/R2 आ जाएगा डेल्टा पी। इसे फर्स्ट बनाओ, इसे सेकेंड बनाओ, इसे आप थर्ड बनाए थे, और इसे फोर्थ बना लो। क्या बना लिया, फोर्थ बना लीजिए। ठीक, कंडीशन क्या होगा, फोर्थ केस में अगर डेल्टा पी, यहाँ पे डेल्टा पी निकालेंगे, इसमें डेल्टा पी P3 माइनस पी नॉट हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी आएगी 40/R। इस केस के लिए डेल्टा पी डैश ले लेते हैं, तो ये होगा P3 माइनस पी नॉट के बराबर, कितना प्रेशर में आपका हो रहा है, इनका डिफरेंस जो निकालेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का जो एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी डैश है, ये वैल्यू आएगी बेटा 40/R। ये डेल्टा पी डैश की वैल्यू है। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ बना ले रहे हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ से अगर कंपेयर किया जाए, फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर किया जाए, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन, दो चीज को हम समझाने के लिए ले रहे हैं बेटा, केवल उसी क्वेश्चन को नहीं, इसको यहाँ पे डेल्टा यानी आर की वैल्यू कितनी होगी मर्ज होने के बाद वो भी हो जाएगा, और उसी के बेस पे अभी हम निकाल लेंगे कितना एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ से आप करोगे तो देखो यहाँ 40/R, और ये वैल्यू है क्योंकि इन्हीं के मार्जिन से आपका बन रहा है, ये दोनों वैल्यू को आप इक्वेट कर दो, इन दोनों वैल्यू को क्या करिए आप इक्वेट कर दिए। ठीक है, तो जब इक्वेट करेंगे बेटा तो देखो 40 दोनों साइड से कैंसिल होगा, 1/R की जो वैल्यू आएगी, ये भी हमारा प्रेशर डिफरेंस उतना ही ले लो, 1/R की वैल्यू आएगी 1/R1 माइनस 1/R2, इनका हो गया 1/R की वैल्यू R1 R2 बेटा, R1 R2 एलसीएम होगा, तो ऊपर आ जाएगा R2 माइनस R1, या R की वैल्यू जो होगी R1 R2 बाई R2 माइनस R1 के बराबर हो गया। ठीक, तो ये आपका हो गया, वहाँ पे कॉमन जो रेडियस आपका आएगा R की वैल्यू R1 R2 बाई, ठीक है, R1 R2 माइनस R1, ये हो गया बिगर जो आपका ब्लॉक बना है, इसका बिगर, इसके कॉम्बिनेशन से जो ये बन रहा है, इसकी रेडियस मिल गई बेटा।
एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग कंबाइन करते हैं ना, जब भी हम लोग क्या चीज़ों को कंबाइन करते हैं, तो उस केस में उसका मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है। मास की वैल्यू बेटा हमारी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मास चेंज कंजर्व है, यानी कि वॉल्यूम हमारा सीधे कह रहे थे कंजर्व रहता है, और जब वॉल्यूम कंजर्व रहेगा तो रेडियस की वैल्यू हमेशा बिगर ड्राफ्ट की दोनों के इंडिविजुअल रेडियस की तुलना में आपका कम होगा। बिगर ड्राफ्ट का जो रेडियस होगा वो स्मॉलर रेडिया के सम एल्जेब्रिक सम से हमेशा कम होता है। यानी सरफेस एरिया की जो वैल्यू अगर बात किया जाए, ठीक है, तो उस केस में सरफेस एरिया जो बिगर ड्राफ्ट का होता है वो स्मॉलर ड्राफ्ट की सरफेस है, वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया की जो वैल्यू आपकी होती है बेटा वो हमेशा डिक्रीज करती है। और हम लोग लिखते हैं तो ऑन मर्जिंग, यही लिख लेंगे बेटा, ऑन मर्जिंग सरफेस एरिया विल बी डिक्रीजेस, सरफेस एरिया विल बी डिक्रीजेस, सरफेस एरिया की वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है। और सिंस हम लोगों ने सरफेस एनर्जी पढ़ा था, सरफेस एनर्जी यही W के बराबर होता था, यही वैल्यू T इंटू डेल्टा ए के बराबर हो जाता था। T इंटू क्या होगा, डेल्टा ए के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया जब घटेगा तो इसका मतलब बाद में सरफेस एनर्जी घटेगी, ठीक। और जब बाद में सरफेस एनर्जी घटेगी, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर एनर्जी की वैल्यू आपकी घट रही है, अगर यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू हमारे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो उस केस में यानी इसकी एनर्जी घटेगी, तो इसका मतलब नेट वैल्यू हमारी रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे एनर्जी सरफेस एरिया विल डिक्रीजेस, ठीक है। और सिंस सरफेस एनर्जी T इंटू डेल्टा ए, सो एनर्जी विल बी liberated on merging smaller drop, on merging, ठीक है, smaller ड्रॉपलेट्स। स्मॉलर ड्रॉपलेट को जब मर्ज करेंगे तो उस केस में हमारा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा बेटा, जब आप स्मॉलर ड्रॉपलेट को मर्ज करके बिगर ड्रॉपलेट बनाएंगे तो उस केस में एनर्जी हमारी रिलीज होती है। अब इतनी कहानी अगर आपको नहीं समझ में, ये याद रखना फार्मूला कि मर्ज करने के बाद उनका क्या होगा, रेडियस कितना होगा, तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 माइनस R1 के बराबर हो, जो भी बिगर होगा माइनस स्मॉलर कर लेना, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा, ठीक। तो हमेशा जब दो आपका क्या होता है, ड्रॉपलेट को मर्ज करेंगे ना, ठीक है, वो चाहे एयर बबल हो चाहे ड्रॉपलेट हो, ठीक है, जब एयर बबल आएगा तो रिलेशन तो फाइनल यही आएगा, लेकिन जब हम लोगों ने वाटर बबल की बात किया, तो सॉरी सब बबल की, तो कंडीशन ये बनेगा। और जब वाटर ड्रॉपलेट की बात करेंगे तो यहाँ 2T/R 2T/R होगा, फिर भी रिलेशन निकालने को हमारा वही आता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉफ्ट बबल की बात कर लिया। तो मर्ज करने पे रेडियस क्या होगा, घटेगा, सरफेस एरिया नेट बेटा डिक्रीज करता है, इसलिए आपकी एनर्जी लिबरेट होती है। और अगर डिवाइड करेंगे ना, अगर डिवाइड करेंगे आप, मान लो कोई बिगर आपका ड्रॉपलेट है या बिगर आपका क्या है, ठीक है, बबल है, उसको आप छोटे बबल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके इसमें एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब होती है। आपको मैंने समझाया था, ऐसे कंडीशन में एनर्जी जो हमारी होती है बेटा वो एब्जॉर्ब होती है। तो एक केस में एनर्जी लिबरेट होती है, दूसरे कंडीशन में बेटा एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है, ठीक। अब एक लाइन में आप ऐसे सुन लो कि अगर आपका दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर ड्रॉपलेट हैं, उनको कंबाइन करके आप बिगर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन करेंगे, स्मॉलर ड्रॉपलेट को कंबाइन करके अगर बिगर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में जब बिगर ड्रॉपलेट का बेटा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपकी एनर्जी जो होती है रिलीज होती है, ठीक। यहाँ पे लिख लिया, तो एनर्जी विल बी लिबरेटेड ऑन मर्जिंग स्मॉलर ड्रॉपलेट, ठीक है। तो पॉइंट्स आप याद रखिएगा, गलती नहीं। अब देखो दूसरा इसी पे कॉन्सेप्ट पे हम लोग और क्वेश्चन बनाते हैं। बोला गया बेटा, ये समझ गए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपका है, हम क्वेश्चन अभी लिख भी देंगे। चलो देखो, तो ये तो कंडीशन आपका है, पॉइंट पे ये तो बना के लिख दिया, हमने लिख दिया था। देखो होगा तो ठीक, टू ड्रॉपलेट मर्ज विथ ईच अदर, ठीक है, एंड फॉर्म ए लार्जर ड्रॉपलेट, देन एनर्जी विल बी लिबरेटेड। अगर पॉइंट ऐसे आप लिखते हो, ठीक है, व्हेन टू ड्रॉपलेट मर्ज विथ ईच अदर,
ऐसे पॉइंट आप लिख सकते हैं बेटा, when two droplets merge with each other, merge to each other का दो, merge to each other, अगर दो when two droplets merge to each other, अगर दो ड्रॉपलेट एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा, मर्ज करते हैं, टू फॉर्म, या एंड फॉर्म है, एंड फॉर्म में बिगर ड्रॉपलेट, देन एनर्जी विल बी, देन एनर्जी, जो हमारी एनर्जी होगी बेटा, विल बी लिबरेटेड, बोला जाता है देन एनर्जी विल बी लिबरेटेड। ऐसे कंडीशन में जो एनर्जी आपकी होती है वो लिबरेट होती है बेटा, इन दिस कंडीशन एनर्जी विल बी लिबरेटेड, ऐसे केसेस में एनर्जी हमारी जो होती है वो लिबरेट होती है। समझ गए ये? सेकंड अगला पॉइंट, फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या बेसा है थ्योरेटिकली, लेकिन करेंगे कैसे उसको आप देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, बोला क्या, रेडियस ऑफ ए सॉफ्ट बबल इज आर एंड सरफेस टेंशन इज टी। सरफेस टेंशन जो है आपका सॉफ्ट सॉल्यूशन का वो टी है, और रेडियस सॉफ्ट बबल का बेटा आर है, बोला जा रहा है, ठीक है। देन विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को विदाउट इंक्रीज किए, टेम्परेचर को विदाउट चेंज किए, विदाउट इंक्रीज किए, हाउ मच एनर्जी विल बी नीडेड, हाउ मच एनर्जी विल बी नीडेड, ठीक है, टू डबल द रेडियस, रेडियस को डबल करने के लिए। कंडीशन सुनो जरा, क्वेश्चन है एक, सॉरी बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ठीक है, कि कोई आपका क्या है, सॉफ्ट बबल, रेडियस ऑफ सॉफ्ट बबल इज आर, मान लो कोई सॉफ्ट बबल है, उसका रेडियस बेटा आर है, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इज टी, और सरफेस टेंशन की वैल्यू टी है। अगर टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर बेटा हम लोग चेंज नहीं करते हैं, देन हाउ मच एनर्जी विल बी नीडेड, ठीक है, विल बी नीडेड टू डबल द रेडियस, टू डबल इट्स रेडियस। तो लिखेंगे, क्वेश्चन है रेडियस ऑफ ए, radius of a soft bubble is r and surface tension of soft solution is T, ठीक है। सरफेस टेंशन की जो वैल्यू दे रहे हैं बेटा वो कितना है, T है। सरफेस टेंशन आपको T दिया गया है, और जो आपका रेडियस दिया गया है वो R दिया गया है, ठीक। बोला कि क्या जा रहा है, देन विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देन विदाउट increasing the, without increasing the temperature, amount of energy needed, amount of एनर्जी नीडेड, कितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू डबल द रेडियस, टू डबल द रेडियस ऑफ इट, उसके रेडियस को दो गुना करने के लिए कितने की हमें क्या होगी आपका बेटा जरूरत पड़ेगी, कितने की आपको जरूरत पड़ेगी, वो चीज़ हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन हमारा कैसे होगा, आपको रेडियस पहले आर था, अभी रेडियस की वैल्यू कितनी करनी है आपको, 2r करना है। पहले रेडियस की वैल्यू आपका जो सॉफ्ट बबल है, सॉफ्ट बबल है, उसकी रेडियस आपका r है, बाद में रेडियस की वैल्यू आपको 2r करना है, ठीक है। तो सपोज किया पहले रेडियस की वैल्यू हमारी r थी, ठीक, इसको विदाउट टेम्परेचर चेंज किए, कंडीशन है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, रेडियस की वैल्यू जो है इससे कन्वर्ट करके हम लोग को 2r करना है,
इसका मतलब एरिया बढ़ेगा ना, सरफेस एरिया की वैल्यू क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे जब हम लोग शॉप और बबल की बात कर रहे हैं, ध्यान आपको दे देना है, शॉप और बबल है, सॉफ्ट बबल और एयर बबल के लिए कंडीशन अलग अलग होगा। सॉफ्ट बबल के लिए अलग, एयर बबल और वाटर ड्रॉपलेट के लिए सेम रहेगा, लेकिन सॉफ्ट बबल के लिए हमारा डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक। तो सॉफ्ट बबल की बात है, आर से 2R रेडियस करना है, यानी कि उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। रेडियस अगर डबल होगा तो सरफेस एरिया विल बी इंक्रीजेस। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो टी इंटू डेल्टा ए के बराबर होता है। पढ़ा है ना, टी इंटू क्या होता है, डेल्टा ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो बेटा हमें वही आपका वर्क जो करेंगे वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो फॉर दिस प्रोसेस द वर्क डन, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, द वर्क डन, वर्क डन इन इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ बबल, इन इंक्रीज रेडियस ऑफ बबल, ठीक है। तो W की जो वैल्यू होगी बेटा T इंटू ए टू माइनस टी इंटू ए वन। टी सरफेस टेंशन हो गया बेटा A2 माइनस A1 के बराबर हो गया। A2 एरिया इसका हो गया पूरा एरिया, और A1 एरिया इसका था, मतलब पहले। अब A2 के लिए रेडियस डबल हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा T इंटू सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 4πr² होता है बेटा, स्क्वायर के लिए 4πr² लेते हैं ना। तो 4 पाई इंटू, मान लो बाद वाले का रेडियस हमने लिया 2R का होल स्क्वायर, माइनस 4 पाई इंटू R²। जरा देखेंगे हम लोग बेटा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एरिया हमारा पूरे का डबल हो जाएगा। डबल इसलिए होगा क्योंकि दोनों साइड में फ्री सर्फेसेस है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है। तो एक चीज हम और इंक्लूड करेंगे इसके साथ में, थोड़ा सा देखिए ऐसे, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ये होगा, यानी ये 2 टाइम्स इसका हो जाएगा इंटू 2 A2 माइनस A1। तो यहीं पे लिख देते 2T लिख देते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। यहाँ पे हम लिख क्या रहे हैं, क्योंकि एरिया सरफेस डबल होता है ना, तो 2T हो गया हमारा। अब इसको स्क्वायर कर लो बेटा, 2T देखो इंटू 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं, इंटू 4 पाई ब्रैकेट में इसका वैल्यू होगा 2 2 जा 4, 4R² माइनस R², ठीक। इसको 4 2 जा आप 8 पाई इंटू टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 8 पाई इंटू टी, ब्रैकेट में ये बचेगा 3R²। तो 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई करोगे 24 पाई टी इंटू R² के बराबर हो गया, ठीक है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द, दिस वर्क, ठीक है, इंक्रीज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ दिस, और यही हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यही आपका जो होगा वो एनर्जी का क्या होगा, 24 पाई टी इंटू R² के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कितना एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम करेगा बेटा, यहाँ से हम रिलेट कर लेते हैं। तो जो एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है, वो आपका 24 पाई टी इंटू R² के बराबर हो गया। क्वेश्चन एक बार फिर से हम समझा देते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा भी गया है, कई बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट भी हुए हैं, तो एक बार आप देख लेंगे दोबारा। बोला गया बेटा एक सॉफ्ट बबल है, साबुन का बुलबुला है, ठीक, जिसके रेडियस पहले इनिशियल रेडियस R था, बाद में कहा गया इसके रेडियस को 2R कर दिया गया है। पहले रेडियस की वैल्यू अपनी कितनी थी, R, रेडियस का वैल्यू बेटा R था, बाद में उसके रेडियस को इंक्रीज करके आपका 2R कर दिया गया। बाद में रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया आपका, 2R कर दिया गया। क्या जा रहा है कि जब इसकी रेडियस R से बढ़ा के आपने 2R कर दिया, रेडियस की वैल्यू R से इंक्रीज करके कितना कर दिया आपने, 2R कर दिया, तो उस कंडीशन में रेडियस की वैल्यू अगर R से आपने इंक्रीज करके 2R कर रहे हैं, R से बढ़ा के हम लोग कितना कर रहे हैं, 2R कर रहे हैं, जब 2R आप करोगे ना, ठीक है, तो इस प्रोसेस में अगर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रखी जाए तो कितना वक्त, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी एनर्जी नीडेड होगी, ठीक है, जो वर्क डन होगा वही एनर्जी नीडेड के बराबर हो जाएगा बेटा, ठीक। तो हम लोगों ने चूंकि पढ़ा हुआ है कि जो वर्क डन होता है, ठीक है, W की वैल्यू T इंटू डेल्टा ए के बराबर होता है। W की जो वैल्यू होती है T इंटू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पढ़ते थे हम लोग T इंटू डेल्टा ए, और डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1, एक लाइन हम घटा देते हैं,
टी इंटू डेल्टा, ये ऐसे लिख लेते हैं बेटा थोड़ा सा। W की वैल्यू हो गया टी इंटू डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1। चूंकि एरिया हमारा डबल होता है, जब सॉफ्ट बबल लेते हैं तो अंदर भी एयर बाहर भी एयर, इसलिए एरिया को डबल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, टी इंटू टू कर लिया बेटा, टू A2 माइनस A1 कर लिया। तो ये 2t, A2 की वैल्यू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू हमारी इतनी आ गई। यानी कि उस सॉफ्ट बबल को अगर रेडियस को डबल कर रहे हैं तो उस केस में इतना वर्क करना पड़ेगा और यही एनर्जी नीडेड के बराबर होगा। दिस वर्क इज इक्वल टू एनर्जी नीडेड, दिस वर्क इज इक्वल टू एनर्जी नीडेड, ठीक है, फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ गया भैया? एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हो गया बेटा? चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। क्लियर है ये? तो ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा सरफेस एनर्जी। इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा वहीं पे डाटा दे देगा तो वैल्यू आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा, जो भी रहेगा, ठीक है। तरीके आपको इसी तरह से होते हैं, आप करके उसको क्या करेंगे, क्या यहाँ से बना लेते हैं, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप हम समझ हिंट दे दे रहे हैं, आपका डालिए। बोला गया व्हेन क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, ठीक है, एंड वन लार्जर ड्रॉप इफ, ठीक, 1000 स्मॉल ड्रॉप कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप। अगर 1000 स्मॉलर ड्रॉप को कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइन करके लार्जर ड्रॉप को क्या किया गया है, आपका फॉर्मेशन किया गया है, तो उस कंडीशन में इनका रेशियो क्या होगा, उनकी सरफेस एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो आप फिर वही कॉन्सेप्ट, स्मॉलर ड्रॉप का जो रेडियस, क्योंकि हमारा यहाँ पे एनर्जी जो है टी इंटू डेल्टा ए के बराबर है बेटा, तो जो एरिया आपका होगा, या चलो टी इंटू ए के बराबर है, तो एरिया जो आपका है पहले, ठीक है, वो स्मॉलर ड्रॉप का होगा 4 पाई टी, यानी टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और जब 1000 आपका क्या करेंगे, आप ड्राफ को इंटरमिक्स करके एक बड़ा ड्राफ बनाएंगे बेटा ना, तो उसकी जो रेडियस आएगी, रेडियस की जो वैल्यू होती है एन के पावर क्या 1/3 इंटू आर के बराबर होता है। कैसे होगा, क्योंकि बालून तो कंजर्व रहेगा ना, बालून हमेशा क्या करेंगे आप इस केस में कंजर्व करके करेंगे, तो वहां से आप रेडियस फाइंड कर लेंगे, टोटल किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, रेडियस की वैल्यू, और उसके बेस पे निकालते हैं। हम बता देते हैं, अभी क्वेश्चन पुटअप किया गया है, रिपीट हुए हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए। ये हो गया बेटा। देखो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्या, सरफेस एनर्जी, ठीक है, ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप एंड वन लार्जर ड्रॉप, एक स्मॉलर ड्रॉप और एक बड़े ड्रॉप का क्या सरफेस एनर्जी का रेशियो क्या होगा। लेकिन कंडीशन क्या कहा जा रहा है, लार्जर का रेडियस नहीं अभी आपको दिया, बोला गया है इफ 1000 स्मॉल ड्रॉप कंबाइन टू फॉर्म ए लार्जर ड्रॉप, अगर 1000 छोटे ड्रॉप जो है वो कंबाइन करके हमारा लार्जर ड्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो बार बार इस कॉन्सेप्ट को यूज करके रिपीट होते हैं। तो बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप
टू द वन लार्ज ड्रॉप। लेकिन अब लार्ज ड्रॉप का तो रेडियस आपको दिया नहीं है, तो वहां पे कंडीशन क्या दिया जाए? लार्ज ड्रॉप इफ 1000 स्मॉल ड्रॉप। आगे कंडीशन क्या बोल रहे हैं? इफ 1000 small drop will be combined to form लार्जर ड्रॉप। 1000 स्मॉलर ड्रॉप जो होते हैं वो कंबाइन करके आपको लार्जर ड्रॉप को क्या करता है बेटा? फॉर्मेशन करता है। 1000 स्मॉलर ड्रॉप कंबाइन करके क्या करेगा? वो लार्जर ड्रॉप को आपका फॉर्मेशन करता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ये हमें दिखाना है। तो देखो जरा कैसे करेंगे बेटा। जो एनर्जी स्मॉलर ड्रॉप की होगी टी इंटू ए के बराबर होगा। डब्ल्यू की वैल्यू टी इंटू क्या हो जाएगा? सरफेस एनर्जी जो आपकी उसकी होगी वो टी इंटू ए के क्या होगा? बराबर होगा स्मॉलर ड्रॉप का। मान लो उसका A1 हमने ले लिया, बाद में दूसरे वाले का टी इंटू क्या होगा? A2 के बराबर होगा। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? 1000 ऐसे ऐसे छोटे ड्रॉप्स मिलके, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे ड्रॉप बेटा 1000। अब 1000 तो हम यहाँ बना नहीं सकते हैं, ये कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है। इस बड़े ड्रॉप का रेडियस मान लो कैपिटल आर है, और इन छोटे ड्रॉप का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ऐसे ऐसे 1000 हैं। कितने हैं? 1000। तो एक हम फार्मूला आपके लिए बना दे रहे हैं, फार्मूले को याद रखिए, बार बार इसको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो जनरल हमने मान लिया एन स्मॉलर ड्रॉप। क्योंकि बालूम क्या होगा? जब वो कंबाइंड होंगे ऑन कॉम्बिनेशन, बालूम विल बी रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। ऑन कॉम्बिनेशन, on combining balloon becomes क्या रहेगा? remains constant, ठीक। वो रिमेन्स हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कह लो, मास कह लो, जो भी है, मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा बेटा, क्योंकि डेंसिटी वही है। तो यानी पहले का वॉल्यूम जो होगा बी इनिशियल बी फाइनल के बराबर होगा। बी इनिशियल में n आपके मॉलिक्यूल हैं और वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। मान लो स्मॉल आर हमने लिया था, और बड़े का हो जाएगा बेटा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई आर कैंसिल हो गया, तो कैपिटल आर क्यूब की जो वैल्यू हो गई वो n इंटू स्मॉल आर क्यूब के बराबर हो गया। तो इसको कैपिटल आर की वैल्यू लिख सकते हैं n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये एक जनरल फार्मूला लिख लिया। फार्मूला याद रखना बेटा। अगर n ड्रॉप मिलके आपका एक बिगर ड्रॉप बनाते हैं, तो बिगर ड्रॉप की जो रेडियस आपकी होगी वो n के पावर 1/3 इंटू स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस के बराबर होगा। ये फार्मूला हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पे, ठीक है, n की वैल्यू, ठीक है, n इक्वल टू कितना दिया है? 1000। सो r की जो वैल्यू होगी, कैपिटल R की वैल्यू 1000 के पावर 1/3 इंटू स्मॉल r हो जाएगा, ठीक। अब केस क्या हो रहा है? 1000 का 10 क्यूब रूट होता है बेटा 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई, यानी कि कैपिटल आर की जो वैल्यू हो गई वो 10 इंटू स्मॉल आर के बराबर हो गया, ठीक। सो रेशियो ऑफ एनर्जी, रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी, सरफेस क्या बेटा? एनर्जी E1 अपान E2, E1 बाई क्या? E2 का रेशियो क्या होगा? जब E1 बाई 2 करेंगे तो वैल्यू होगा 4 पाई आर स्क्वायर। R1 ले लेते हैं, उसकी वैल्यू आप R ले लेना बाद में। और बाद में हो गया एक चीज, आपने एक एक ड्रॉप का पूछा गया है, एक ड्रॉप का, एक ड्रॉप छोटा और एक ड्रॉप बड़ा। हाँ, 1 स्मॉल ड्रॉप टू द 1 बिगर ड्रॉप का पूछा गया है। तो ये चीज ध्यान रखना है बेटा। अपान 4 पाई, इसमें सिग्मा आर से लिखा था इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। देखो 4 पाई भी कैंसिल हो गया यार। E1 अपान E2, R1 की वैल्यू R है, कैपिटल R की वैल्यू 10 इंटू आर का होल स्क्वायर।
दैट इज आर स्क्वायर अपॉन 100 आर स्क्वायर भी कैंसिल। E1 अपान E2 की जो वैल्यू आएगी 1 बाई क्या 100 के बराबर हो जाएगा। E1 बाई E2 की जो वैल्यू होगी 1 बाई क्या हो जाएगा आपका 100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आएगा। तो रेशियो जो एनर्जी का आएगा, ठीक है, वो 1:100 आ गया। ठीक है, 1:, क्या आ जाएगा आपका एनर्जी का जो रेशियो आएगा 1:100 के क्या हो जाता है बेटा बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा। बातें समझ में आ गई। तो एनर्जी जो आप ले रहे हैं, ठीक है, एनर्जी का जो रेशियो आ गया 1:, क्या हो गया 100 के बराबर हो गया। तो इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि अगर आपका 1000 ड्राफ्ट को मिक्सअप करेंगे, 1000 ड्राफ्ट को क्या करेंगे आप बेटा मिक्सअप करेंगे, तो कितना होगा वहां से वैल्यू आपकी निकल जाती है, हो जाएगी। तो ये तो केस आपके हो गए, कैसे होते हैं क्या होते हैं वहां से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार देख लो बेटा, फिर अगला हम बताएं। एक बार देख लीजिए, फिर अगला हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होगा। एक बार इसको देख लो आप। कॉन्सेप्ट सब बता चुके हैं, बस आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमने सारे बता दिए हैं, आपको एप्लीकेशन बेटा आना चाहिए। ठीक है, अब उसी पे एप्लीकेशन के बेस पे बना हुआ है। एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था फिर से सुना देते हैं। 1000 आपके स्मॉलर ड्रॉप हैं, मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है। अगर एक ड्रॉप की एनर्जी बेटा आपको, जो पहले सिंगल ड्रॉप छोटे स्मॉलर ड्रॉप की एनर्जी और जो इनके कॉम्बिनेशन से बिगर ड्रॉप बन रहा उनकी एनर्जी का रेशियो पूछा था। तो रेशियो निकालने से पहले बेटा बिगर ड्रॉप के क्या हमें चूंकि क्या एरिया की जरूरत है दोनों की, तो पहले की तो हमने निकाल लिया, लेकिन दूसरे की एरिया तब निकल पाएगा जब रेडियस फाइंड हो। तो हमने रेडियस के लिए एक रिलेशन बना दिया, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, आप याद रखना। जहाँ भी कॉम्बिनेशन होगा इस रिलेशन को यूज करिएगा, वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ से रिलेशन निकाला कि बड़ा जो ड्रॉप है उसका रेडियस स्मॉलर ड्रॉप का 10 गुना हो गया। अब वहाँ पे वही है रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी E1 बाई E2 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉलर ड्रॉप का अपान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बड़ा जो बिगर ड्रॉप बना है, दोनों का वैल्यू पुट करके यहाँ से आपने रेशियो निकाल लिया बेटा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। एक कॉन्टैक्ट एंगल के बेस पे देख लीजिए एक दो क्वेश्चन, वैसे हमने बताया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पुटअप किया गया बेटा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका कॉन्टैक्ट एंगल के बेस पे जो है वो भी कई बार आपको पुटअप किया गया है। ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या हो रही है, बोला क्या गया है बेटा। ठीक है, तो बोला गया ए लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस द साइड्स ऑफ द क्या सॉलिड। एक कोई लिक्विड है बेटा, वो सॉलिड के सरफेस को वेट नहीं करता है, भिगोता नहीं है। ठीक है, तो इफ द एंगल, ये कब पॉसिबल होगा, इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, उसका कांटेक्ट एंगल कितना होना चाहिए जब वो उसे वेट नहीं करेगा। हमने बोला था बेटा कि 3 कंडीशन आपको बोली थी। ठीक, एक बोला था कि अगर कांटेक्ट एंगल की वैल्यू एक्यूट है, एक्यूट मतलब लेस देन 90, तो उस केस में एडिसिव फोर्स की जो वैल्यू होता था, बोला गया था बेटा कोहेसिव से ज़्यादा होगा, और उस केस में लिक्विड जो होगा वो सॉलिड के सरफेस को वेट करेगा, सॉलिड के सरफेस को क्या करेगा वो वेट करेगा। ठीक है, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन आपका होता था, ठीक है, कि अगर जो कांटेक्ट एंगल है वो ग्रेटर देन 90 हो जाए। ग्रेटर देन 90 होने का मतलब एडिसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स। जब एडिसिव फोर्स की वैल्यू बेटा कोहेसिव फोर्स से कम हो जाती है, एडिसिव फोर्स की वैल्यू हमारी कोहेसिव फोर्स से क्या होती है, कम हो जाती है, तो ऐसे केस में जो आपका लिक्विड होता है वो कांटेक्ट सरफेस को वेट नहीं करता, यानी भिगोता नहीं, उससे चिपकता नहीं है। ठीक, तो ये कंडीशन है। और तीसरा केस होता है अगर आपका 90 हो जाए, तो 90 हो जाए तो पैरेलल तो रहेगा लेकिन उसमें वेटिंग नहीं होगी, आप निकालोगे पूरा पूरा वो निकल जाता है। जैसे मरकरी और हम लोगों ने लिया, सॉरी सिल्वर और किसका वाटर और सिल्वर की बात किया था। ठीक है, एग्जाम्पल में सिल्वर वाटर की बात की गई थी, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल 90 होता था, वो भी आपका वेट नहीं करता है, लेकिन वो हमेशा कॉन्टैक्ट में जितना लेवल रहेगा वो उतना बना रहता है। ठीक है,
तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, जैसे आपको बोला गया है कि उस केस में आपका कॉन्टैक्ट एंगल कितना होना चाहिए, 0, ठीक है, ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90, एक्यूट मतलब लेस देन 90 एंड 90। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो होता है ऑब्ट्यूज होना चाहिए। कितना, 90 से ग्रेटर होगा तो ऐसे कंडीशन में आपको उसके लिक्विड सरफेस जो लिक्विड जो होगा वो सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके बेस पे हो गया। दूसरा ऐसे कंडीशन होता है जब शेप अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आपका बेटा एडिसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो शेप आपका कॉनकेव होगा मेनिस्कस का, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, और दोनों अगर एडिसिव कोहेसिव बराबर हो गया तो उस केस में हमारा प्लेन सरफेस होता था। अभी अभी डिस्कस किया था जब स्टार्टिंग में बेटा, पिछले लेक्चर में। ठीक, चलिए, तो एक क्वेश्चन तो हमने ये कर लिया बेटा, क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बेस पे, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन और सुन लीजिए। अब ये चीज थोड़ा सा आप याद रखेंगे, अलग अलग चीज, अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए हमारा जो कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू होती है, अलग अलग पेयर, लिक्विड सॉलिड पेयर के लिए आपका अलग अलग होता है। बेसिकली आपका तीन जो कंडीशन आपको बताई गई है, ग्लास वाटर एक्यूट एंगल लेस देन 90, ग्लास मरकरी ऑप्टिज एंगल ग्रेटर देन 90। ठीक है, और जब आपका क्या सिल्वर और वाटर की बात किया गया था तो उस कंडीशन में हम लोगों ने कहा था क्या, ये 90 होता है, थीटा की वैल्यू वहाँ पे 90 हो गई थी। तो उस पॉइंट को आप याद रखिएगा, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर ले रहे हैं प्रेशर डिफरेंस के बेस पे। प्रेशर डिफरेंस के बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, सुनिए। इफ टू सॉ बबल्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंट रेडियाई, अगर दो साफ बबल हैं बेटा, उनके रेडियस की वैल्यू अलग अलग है, आर इन, ठीक है, कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, दोनों को अगर एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर दिया जाए, बोला गया है इफ टू सब बबल्स ऑफ डिफरेंट एरियाई आर इन कम्युनिकेशन, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाए, कम्युनिकेट कराया जाए, ठीक है, ईच अदर, विथ ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, देन उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में आपका क्या बनेगा, अगर दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो सिचुएशन हमारा क्या बनेगा। देखिए, ऐसे केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में कम्युनिकेट करेंगे तो सिचुएशन हमारा क्या बनेगा, कैसे होगा, वो चीज़ देख लो बेटा। अभी हमने बात किया था, पहले भी हमने समझाया था, फिर आप दोबारा देख लीजिए। अभी क्वेश्चन लिखने वाले नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए बेटा। चलो, यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस केस में कहा गया, अगर 100 बबल हैं दोनों के, तो 100 बबल्स ठीक है, आप डिफरेंट रेडियस, अगर उनके रेडियस हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, उनको एक दूसरे से लिंक करते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन बोला गया है एयर फ्लो, एयर जो होगा फ्लो फ्रॉम लार्जर बबल टू द स्मॉलर बबल, मतलब दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो एयर जो होगा वो लार्जर बबल से स्मॉलर बबल की तरफ फ्लो करेगा। दूसरा हो गया द साइज ऑफ द बबल्स रिमेन्स द सेम, जो बबल की साइज होगी दोनों वो हमेशा क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा। तीसरा होगा एयर फ्लो फ्रॉम स्मॉलर बबल टू द लार्जर बबल, एयर जो होगा छोटे बबल से बड़े बबल की तरफ जाएगा। अगला होगा बेटा द एयर फ्लो फ्रॉम द लार्जर बबल, लार्जर बबल, द एयर फ्लो फ्रॉम द लार्जर बबल, लार्जर बबल से आपका मूव करेगा। ठीक, अब देखो कंडीशन क्या था, ये स्मॉलर बबल है बेटा, ये लार्जर बबल है। ठीक, यहाँ पे जब लेंगे, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पी नॉट होगा, अंदर इसको P1 ले लेते हैं, इसको P2 ले लेते हैं, अंदर का जो प्रेशर है बेटा, अंदर प्रेशर हमने P1 P2 ले लिया। अब देखो प्रेशर जो है P1 P2 हमने ले लिया, P1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो P1 इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस 2T बाई, इसकी रेडियस को हम लोगों ने R1 ले लिया, और इसकी रेडियस को हमने क्या ले लिया, उसी कॉन्सेप्ट का यूज है, अलग नहीं है बेटा। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं और उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, बस ये है कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए, उसका अप्लाई करना हुआ, आपको कॉन्सेप्ट कब कैसे अप्लाई होगा वो चीज़ आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो 2T बाई R1 हो गया, यहाँ पे P2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा P नॉट प्लस 2T बाई क्या R2 हो जाएगा। देखो सिंस R1 इज लेस देन R2 सो P1 इज ग्रेटर देन P2, R1 की वैल्यू देखो, ये फैक्टर तो दोनों बराबर है ना,
2T भी दोनों बराबर है, तो जिसके लिए डिवाइडिंग फैक्टर की वैल्यू छोटी होगी उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो P1 की वैल्यू P2 से क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। और जब P1 P2 से बड़ा होगा तो अगर इन दोनों को कम्युनिकेट करें एक पाइपलाइन से जोड़ दे बेटा, तो जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर से क्या होगा, कम प्रेशर की तरफ एयर जाएगा ना भाई। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर जाता है। जैसे आप साइकिल गाड़ी में हवा भराने जाते हैं तो उसका जो टैंक होता है, टैंक में वो क्या करता है, हाई प्रेशर पे एयर को पहले से फिल्ड करके रखता है। जो टैंक होता है, जब आप एयर फिल कराने जाते हैं गाड़ियों में, तो देखो वहाँ पे, ठीक है, आपका एक टैंक में वो एयर पहले से फिल करके क्या होता है, रखा होता है हाई प्रेशर पे, और वो फिर एक पाइपलाइन के द्वारा आपके ट्यूब में क्या करता है, फिल करता है। मतलब वहां से एयर जो होती है वो आपकी गाड़ी की जो ट्यूब है, ठीक है, उसके पाइपलाइन में के द्वारा उसके ट्यूब में क्या करता है, आपका इंटर करता है। लेकिन अगर प्रेशर घट गया हो, अगर उसका क्या जो गाड़ी है, जो यानी पाइपलाइन है, पाइपलाइन में अगर आपका या जो उसका टैंक होता है जिसमें एयर कलेक्ट करते हैं वो बेटा, ठीक है, उसमें अगर आपका प्रेशर की वैल्यू कम है तो उस केस में आपके एयर जो है आपके ट्यूब में नहीं प्रॉपरली भराता है। तो इसीलिए पहले से देखो उसमें एक सक्शन मशीन लगा के जो है उस टैंक में एयर को हाई प्रेशर पे कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर आपकी जो भी गाड़ी व्हीकल होती है उसमें फिर वो ट्रांसफर किया जाता है। तो यही कंडीशन यहाँ पे है। R1 की वैल्यू जो है R2 से बेटा छोटी थी, इसलिए P1 की वैल्यू P2 से बड़ा हो गया। सो ऑन कम्युनिकेटिंग, जब हम लोग इसको कम्युनिकेट करेंगे यानी जोड़ेंगे, ठीक है, या कह लो ऑन कनेक्टिंग, ठीक है, क्या होगा, एयर फ्लो फ्रॉम स्मॉलर, क्या होगा, स्मॉलर बबल टू लार्जर बबल, क्योंकि स्मॉलर बबल में प्रेशर की वैल्यू बेटा ज्यादा है, इसलिए स्मॉलर से लार्जर की तरफ क्या होगा, ठीक है, मूव करेगा। तो सो एयर फ्लो फ्रॉम smaller towards larger bubble, छोटे बबल से लार्जर बबल की तरफ क्या करेगा, वो एयर आपका मूव करेगा। और क्या याद रहेगा, तो इसके बेस में हम दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। मतलब दो अगर बेटा एयर बबल हैं या 100 बबल हैं, ठीक है, उनके रेडियस अलग अलग हैं, अगर उन्हें कंबाइंड करके किसी कनेक्ट कर दिया जाए, किसी पाइपलाइन से जोड़ दिया जाए, तो जो एयर होगा वो स्मॉलर बबल से लार्जर बबल की तरफ जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि स्मॉलर बबल में जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो एक्सेस होती है। स्मॉलर बबल में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, एक्सेस। तो एक्सेस प्रेशर होने की वजह से वो स्मॉलर बबल से लार्जर बबल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। स्मॉलर बबल से हमारा लार्जर बबल की तरफ क्या करेगा, उसका मूवमेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। इसके बेस पे आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कहाँ से किधर की तरफ आपकी शिफ्टिंग होगी वो चीज़ हम यहाँ से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर है ये, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कंडीशन बेटा, ये तो हो गया शिफ्टिंग हमारी किधर से किधर की तरफ जाएगी, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक केस हमारा ये बन जाता है। एक क्वेश्चन और है इसी बेस पे, यही सेम क्वेश्चन ही है। बोला गया है टू बबल्स ए एंड बी, ए की रेडियस बड़ी है बी से बेटा, ठीक है, आर ज्वाइंट थ्रू ए नैरो पाइप, अगर नैरो ट्यूब से आप उसको जोड़ देते हैं तो क्या होगा, साइज ऑफ ए विल इंक्रीजेस, ठीक है, साइज ऑफ बी विल इंक्रीजेस, साइज ऑफ बोथ आर रिमेन्स सेम, और साइज ऑफ बोथ आर इंक्रीजेस। ठीक, तो यार याद रखेंगे, जैसे ए की रेडियस बड़ी है बेटा, तो ए की जब रेडियस बड़ी है तो वहाँ प्रेशर कम होगा, तो इसका मतलब ए वाले में बी से आपका क्या करेगा, गैस इंटर करेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, छोटे वाले से बड़े में आपका इंटर कर रहा था, वैसे वहाँ पे भी बी वाले से ए में इंटर करेगा, तो ए की जो साइज आपकी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी बेटा। सीधे कर लो, जिसकी साइज बड़ी रहेगी पहले से, अगर दो छोटे और बड़े बबल्स को आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो बड़े वाले जो साइज है उसी की साइज में और इंक्रीजमेंट होता है, क्योंकि छोटे वाले में प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस हमारी मूव कर जाती है। याद रहेगा,
कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया किधर से किधर की शिफ्टिंग होगी। तो ये क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक है। थोड़ा सा आप याद रखेंगे कैसे होता है, क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कैपिलरिटी पे। देखो अभी हमने बोला था, ठीक है, कि अगर आपका शिफ्टिंग जो करा रहे हैं, जैसे लिक्विड है, कोई ऐसे कैपिलरिटी आपने वर्टिकली रखा था, अगर आप ऐसे टिल्ड कर देंगे तो उस केस में उसका लेवल वर्टिकल तो वही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे लेंथ आपका कैपिलरी में जो होगा लिक्विड का वो बढ़ जाता है। उसी पे एक क्वेश्चन है, उसी पे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। वाटर राइजेज इन ए वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब अप टू ए हाइट ऑफ 2 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर। किसी कैपिलरी ट्यूब में बेटा जो वर्टिकली रखा गया है, लिक्विड आपका है 2 सेंटीमीटर हाइट तक राइज करता है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया बेटा, 2 सेंटीमीटर हाइट तक राइज करता है। अभी कॉन्सेप्ट आज ही इसका बताए थे, ठीक है, जब टिल्डिंग वाली केस में। तो उस केस में कहा जाता है 2 सेंटीमीटर। बोला इफ द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, विथ द वर्टिकल, वर्टिकल से वो 60 डिग्री एंगल पे क्या कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है। वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे झुका दिया जाता है। उस केस में पूछा जा रहा है 60 डिग्री एंगल पे अगर झुका दिया जाएगा, ठीक है, देन अप टू विच, अप टू व्हाट लेंथ ऑफ वाटर विल बी राइज। तो उस केस में अब कितने लेंथ में वाटर क्या करेगा उसमें, विल बी क्या करेंगे आपका ट्यूब में राइज करेगा। तो याद रखना वर्टिकल हाइट तो वही रहती है। हमने अभी देखो डायग्राम पीछे बना के बताया था, आज ही बताया था बेटा, वर्टिकल हाइट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होती, वर्टिकल हाइट रिमेन्स सेम रहती है। लेकिन वर्टिकल हाइट तो हमारी सेम हो गई, बट जो लेंथ ऑफ द क्या हो जाएगा, ट्यूब, ट्यूब में जो लिक्विड कॉलम का लेंथ होता है वो इंक्रीज कर जाता है। और लेंथ के लिए हमने फार्मूला देखो लिखा था L इक्वल टू एच बाई कॉस अल्फा, ये वैल्यू लिखा था बेटा, ऐसे लिखा था ना। एक वर्टिकल ट्यूब ऐसे था और इसी को हम लोगों ने क्या किया था, टिल्ड कर दिया था। बाद में क्या किया, उसी को आपने टिल्ड कर दिया। जब ये लिक्विड में भरा हुआ था, तो जब टिल्डिंग आप करेंगे ना, तो मान लो पहले लिक्विड यहाँ तक राइज कर रहा था, अब हाइट तो वही थी, हाइट तो वही थी, इसकी हाइट वर्टिकल अगर ये एच है तो ये भी क्या रहेगा, एच ही। अभी आज डायग्राम बनाया था, ये एल जो आपका आएगा, एल की जो वैल्यू आएगी, और यहाँ पे एंगल हम लोगों ने अल्फा लिया था, यही डायग्राम आपको समझाया था। तो उस केस में आएगा एल इक्वल टू एच बाई कॉस अल्फा। एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और कॉस 60 दिया है बेटा, कॉस 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू जो टिल्डिंग है वर्टिकल से वो 60। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो टिल्ड कर रहे हैं वर्टिकल से एंगल के लिए फार्मूला है। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया कहीं गलती से ना, तो आप क्या करना, उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, उसे 90 में से सब्ट्रैक्ट करके तब इस फार्मूले में रखिएगा। अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया गया है तो कभी कभी क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रिचेंज कर देते हैं और फिर वहाँ पे बच्चा गलत करके चला आता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, वहाँ पे टिल्डिंग जो आपकी होगी, जो टिल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है वो, जो टिल्डिंग आपकी हो रही है वो वर्टिकल से 60 डिग्री का दिया गया है। तो cos 60 वैल्यू 1/2 होता भैया ना, तो आएगा 2/1/2, और ये 2 ऊपर जाएगा, 2 जब 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो आपका हो जाएगा अब उसमें कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम, यानी ये से लिक्विड कॉलम की ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ इस लेंथ का डबल हो जाएगा। अगर वो 60 डिग्री क्या कर दिया जाता है बेटा, वर्टिकल से टिल्ड कर दिया जाता है। कितनी बातें समझ में आ गई। अगर टिल्डिंग हमारा वर्टिकल से 60 डिग्री का करते हैं बेटा, तो वहाँ पे जो लेंथ लिक्विड कॉलम का होगा उस कैपिलरी ट्यूब में वो पहले का आपका डबल हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन और अच्छा सा है बेटा, अक्सर ये गलत हो जाता है लोगों से, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बोला गया है, हो गया 1 मिनट पानी पी लें यार। बोला क्या गया बेटा, देखिए कंडीशन दी जा रही है, इन ए कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट, किसी कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, ये वर्टिकल 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, एक 30 सेंटीमीटर लंबा कैपिलरी ट्यूब को वाटर में बेटा डिप कर दिया गया। एक कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकली क्या कर दिया गया, वाटर में डिप कर दिया गया, ठीक। बोला क्या गया, द वाटर राइजेज अप टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर उसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या करता है, राइज करता है, 10 सेंटीमीटर हाइट तक वो राइज करता है।
ध्यान देना, मतलब 30 सेंटीमीटर लंबा कैपिलरी ट्यूब है। वाटर में बेटा जब उसको इंसर्ट किया गया तो उसमें कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर 10 सेंटीमीटर ऊपर तक राइज करता है। ठीक, आगे क्या कहता है, इफ द एक्सपेरिमेंट इज क्या कंडक्टेड, अगर आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंडक्ट कर रहे हैं, इफ द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन ए फ्री फॉलिंग एलिवेटर, इफ द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन ए फ्री फॉलिंग एलिवेटर, अगर जो एक्सपेरिमेंट है उसे कंडक्ट करते हैं किसमें, फ्री फॉलिंग एक्सपेरिमेंट में, फ्री फॉलिंग जो एक्सपेरिमेंट करता है, फ्री फॉलिंग एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट कह लो, उसमें फ्री फॉल कर रहा है, मतलब वो रस्सी उसकी चेन टूट गई है, नीचे आ रही है। अगर कोई चीज़ बेटा फ्री फॉल करता है उसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जी होगा, और जब जी है और प्रेशर एक्सीलरेशन भी जी ही रहता है, तो वहाँ पे इफेक्टिव जो वेट हो जाता है वो जीरो हो जाता है, यानी जी डैश की वैल्यू, जी इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम बिकम्स, उसमें वाटर कॉलम की लेंथ कितनी हो जाएगी, उस कैपिलरी ट्यूब में बेटा वाटर कॉलम जो है उसकी लंबाई कितनी अब हो जाएगी, वो 30 सेंटीमीटर लंबा था। तो देखो हम लोगों ने कैपिलरी एक्शन में पढ़ा था H इक्वल टू 2t कॉस थीटा बाई आर रो जी, ये पढ़ा था बेटा। तो जब एलिवेटर में आपका है ये क्या कैपिलरी ट्यूब आपका, ठीक है, मान लो यहाँ तक आपका इसका राइज हो रहा था, और जिस एलिवेटर में है वो खुद जी से नीचे आने लगेगा बेटा, जब जी से आने लगेगा तो याद रखिएगा फ्री फॉल की कंडीशन में यहाँ पे इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो जी माइनस जी हो जाएगा, दैट इज जीरो। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे जीरो हो जाएगी, वर्टिकली है तो कास की वैल्यू कास जीरो होगा, तो आएगा 2t/r रो जी, जी इफेक्टिव यहाँ कर लेना क्योंकि वो फ्री फॉल हो रहा है। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है ये जीरो होती है, और जब ये इफेक्टिव जीरो होगा तो यहाँ से एच की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारा इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट का मतलब यहाँ लेंगे बेटा इनफाइनाइट नहीं, यहाँ मैक्सिमम जितना उसका लेंथ है, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर किसी कैपिलरी ट्यूब को आप कट कर दीजिए ऊपर से तो उसका जो लिक्विड होता है वो क्या ऊपर फाउंटेन के फॉर्म में आएगा या ऊपर से जाके ओवरफ्लो होगा। तो आपने कहा था ना तो बेटा ओवरफ्लो होता है और ना ही क्या होता है आपका फाउंटेन के फॉर्म में निकलता है, जाके ऊपर क्या होता है उसकी साइज जो होती है रेडियस बढ़ा लेता है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और वहीं जाके रुक जाता है। तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट फार्मूले से रखेंगे तब तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, बट लिक्विड विल राइज अप टू 30 सेंटीमीटर, वही आपका जो मैक्सिमम की लेंथ होगी ना ये राइज करके यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाहर नहीं निकलेगा बेटा। ये कंडीशन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अगर नहीं ध्यान देंगे तो आंसर आप जीरो मार देंगे बेटा। बट यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो 30 सेंटीमीटर होता है। तो हमने इस पे कई क्वेश्चंस आपको जो मेन है वो करा दिया, और क्वेश्चंस आप ढूंढ के कर डालिएगा बेटा, अपनी बुक से कर डालिएगा। हमने कई क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, और ये बार बार वो खुद भी पूछे गए हैं, ठीक। तो बाकी आप कर डालिएगा, बाकी कल स्टार्ट करते बेटा। तो सरफेस टेंशन आपका क्या हो गया, कंप्लीट, सरफेस टेंशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम लोगों को जो पढ़ना था, ठीक है, बोला गया था कि कल आप पढ़ लेंगे क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स, कल जो आपका स्टार्ट करेंगे बेटा वो फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड प्रेशर क्या होगा आपका, ठीक है, फिर वहाँ पे कंडीशन क्या होगा, डेंसिटी वगैरह के बेस पे कैसे होता है, अलग अलग कंडीशन में कौन कैसे हम मीजर करते हैं आपका प्रेशर को, वो सारी चीज़, फिर आपका फ्लूइड फ्लो, पास्कल्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, फ्लूइड का फ्लो पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ डालिएगा, ठीक है। तो इसके बेस पे कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक्स आप पढ़े रखिएगा बेटा, ठीक। चलिए बाकी कल करते हैं, ठीक है, ओके बेटा।